तो चलिए दोस्त, जैसे आप सभी को पता ही है कि हम जो हैं यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। आज हमारी जो है यहाँ पर 4th क्लास है ना, आज हमारी 4th क्लास है। एसएससी को लेकर हम तैयारी कर रहे थे और सीजीएल 2026 की जीएस को हम यहाँ पर टारगेट करके चल रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी शासन के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में। आपको पता है अंग्रेजी शासन ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1947 के इंडियन फ्रीडम एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक बहुत सारे कानून बनाए और उनसे सवाल पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जी हाँ, ये आपका एसएससी सीजीएल 2026 का बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर क्या कर लेंगे दोस्त, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और लाइक जरूर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद चीजें इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी। ठीक, अब ध्यान से आप क्या करना, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना। कोई आपका डाउट बने तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो मैं बात आपको दो बातें बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। पहली तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित हुआ था, भारत के अंदर जो अंग्रेजी शासन आया था वो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ क्या कौन थे, आप कहेंगे सर बंगाल के नवाब थे। ठीक, एक तरफ तो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, है ना, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सरकार यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर इसके बाद जो सेकंड वॉर होता है वो होता है 1764 में, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसे आप बक्सर वॉर कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध, ये भी आप लिख लेंगे। बक्सर का युद्ध जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम के साथ यहाँ पर अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब सिजाउद्दौला साहब, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अभी तक मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बात नहीं बताई थी, अब मैं बता रहा हूं कि जो क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पर बताई कि जो 1764 का बक्सर का वॉर हुआ था, इसमें अवध की तरफ से भी उनके नवाब शामिल हुए थे, ठीक है, जिनका नाम था क्या, सुजाउद्दौला, है ना, सुजाउद्दौला याद रखना, सुजाउद्दौला। फर्क है दोस्त, यहां पर इस सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है। यहां पर बंगाल के नवाब कौन है, अगले युद्ध में यहां पर बंगाल के नवाब कौन है, आपके याद रखना मीर कासिम, पूछ लेता आपसे पेपर में, प्रीवियस ईयर सवाल है। और यहां पर अवध के नवाब भी इनके साथ ही हैं मीर कासिम के, और साथ साथ मुगल सम्राट कौन थे इस समय, वो थे शाह आलम शाह आलम सेकंड जो थे, जो कि इस समय कौन थे, मुगल सम्राट थे, ये भी आप लिख लेंगे, मुगल सम्राट। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ तीन नेता और उनकी सेना है और दूसरी तरफ है आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस युद्ध के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और ये हार जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। और बदले में जो मुगल सम्राट है शाह आलम सेकंड को इन्हें क्या देने पड़ते हैं, दीवानी के राइट देने पड़ते हैं, यानी कि बंगाल की जमीन के ऊपर ये राजस्व वसूल सकते थे। अब कौन, अंग्रेज। तो यहाँ पर इन्हें क्या मिल जाता है, बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है, याद रखना, है ना, बंगाल की दीवानी अधिकार का मतलब है कि बंगाल की जमीन पर अब राजस्व ये वसूल सकते थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां तक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है दोस्त। अगर कोई कहे कि सर इसमें कुछ नया है, तो इसमें बिल्कुल भी नया नहीं है। नया सिर्फ ये है कि जब इनका यहाँ पर शासन स्थापित हो गया, और ये भी मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि जो अंग्रेजी शासन है उसने यहाँ पर बहुत सारे क्या लागू किए दोस्त, बहुत सारे कानून लागू किए। तो आज का हमारा मुद्दा जो ये कानून ही है, कौन से कानून में उन्होंने क्या बदलाव किए, ये सारी बातें आज मैं बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिलहाल, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप फिलहाल ले लीजिए, बाकी फिर इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड और भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि सबसे पहले आपको 3 पद के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर, क्या पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना कि सर बंगाल के गवर्नर, एक पद तो हुआ है बंगाल के गवर्नर का, ठीक है। दूसरा जो पद हुआ है, ये तो एक पद हो गया बंगाल के गवर्नर, दूसरा हो गया दोस्तों याद रखना बंगाल के गवर्नर जनरल, ये आपको याद रखना है। बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, इन दोनों पदों में यहां पर क्या है दोस्तों, अंतर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा जो पद बनेगा वो बनेगा भारत का गवर्नर जनरल, है ना। भारत का, इन शब्दों में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर जो चौथा पद बनेगा आपका, वो बनेगा वायसराय का, है ना, वायसराय। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले इस डिफरेंस की ही बात कर लेते हैं। देखिए बंगाल का गवर्नर जो था, बंगाल के गवर्नर के अधीन सिर्फ और सिर्फ उसका कौन सा शासन आता था, सिर्फ बंगाल के अंदर चलता था। बंगाल के गवर्नर का शासन सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर चलता था। और वो कौन थे, वो भी आप लिख लेंगे, वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, ये पूछ लेता है आपसे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, जल्दी बताइए दोस्त। यही वो व्यक्ति है जिसने, आप कहेंगे, बक्सर वॉर में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद उसके बाद बंगाल के गवर्नर के पद को, बंगाल के गवर्नर के पद को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी जनरल शब्द से क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, इसके अधीन बंगाल की प्रेसिडेंसी भी आएगी, साथ साथ मद्रास के अंदर भी इसी का ही शासन होगा। अंग्रेजों के 3 प्रांत थे ये, और मुंबई के अंदर भी इसी का क्या होगा दोस्त, याद रखना, शासन होगा। इसलिए इसे गवर्नर जनरल कहा गया, क्योंकि तीनों के अंदर आप देख रहे हैं यही शासन कर रहा है। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, है ना, तो नाम आप याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंगस का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंगस। क्लियर भाई। चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो बंगाल के गवर्नर कौन हुए, रॉबर्ट क्लाइव हुए, जिनका शासन सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर था। लेकिन बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों प्रांत को संभालने वाले एकमात्र गवर्नर जनरल कौन हुए, जिन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया, वो हो गए आपके वॉरेन हेस्टिंगस। फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, पूरे भारत के, यानी पूरे भारत का मतलब यहां पर यह है कि भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, जितने भी आपके क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनके अंदर जिसका शासन होगा, सारे ब्रिटिश प्रांत, यहां पर ऑल काउंटेड है, याद रखना, सारे ही काउंट किए गए यहां पर, सारे प्रांतों के अंदर जिसका शासन होगा वो कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। जबकि भारत का यदि पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन बने भाई, अब इंडियन गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब इंडियन गवर्नर जनरल पहले कौन बने, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको अभी धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्त। चलिए, उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल का पद जो है उसे कब हटा दिया गया, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। तो याद रखना, जो पहले वायसराय थे वो कौन थे, ये सबसे ज्यादा पूछ ले जाता है आपसे। तो पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, है ना, पहले वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो इन तीनों पदों के बीच में ना डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तीनों टर्म ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। अब आप कहेंगे सर अगर ये भी बता दिया जाता कि भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन से हुए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पूरे भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है भाई। चलिए, तो ये इंपोर्टेंट मैंने आपको सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस, देखो अब मैं दोबारा से रिवाइजन करा देता हूं आपका। बंगाल के जो गवर्नर है वो है आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इनका शासन सिर्फ बंगाल में है। फिर जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसे क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, यानी कि बंगाल, मद्रास, मुंबई सभी में शासन होगा। और ये पहले जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो बने वॉरेन हेस्टिंगस, ये भी याद रहेगा हमें। फिर एक समय आया, एक चार्टर एक्ट ऐसा आया जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के अंदर जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन था सबके अंदर उसी का शासन होगा। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर
1857 की रिवॉल्यूशन के बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया और उसके माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया, एक वॉइस रॉय का नया पद बनाया गया और पहले जो वॉइस रॉय हुए हमारे लॉर्ड कैनिंग हुए। और याद रखना, लॉर्ड कैनिंग ही हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं। अगर आपसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा भाई। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भी लॉर्ड कैनिंग होगा, पहले वॉइस राय भी यही थे। ठीक है भाई, पहले कौन थे गवर्नर जनरल? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लेंगे, कोई भी डाउट आपका बनेगा तो आप मुझसे पूछेंगे। अब मैं यहां से कहानी स्टार्ट करूंगा, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, दैट इज आपके बहुत सारे एक्ट, और सभी एक्ट में बताऊंगा कहां पर क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को समझने की करेंगे कोशिश। सबसे पहले एक्ट की हेडिंग आप बना लेंगे दोस्त। सबसे पहला एक्ट है आपका जो अंग्रेजी शासन ने भारत के अंदर लागू किया था, दैट वाज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इंग्लिश में लिखूंगा मैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, सेम ही लिखा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं इसे? रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसे आप विनियम अधिनियम भी कह सकते हैं। ये अंग्रेजी सरकार का पहला कानून था, ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, आप लिख लेना, ये अंग्रेजी सरकार का पहला कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। यहां तक हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस एक्ट में सबसे पहला कदम क्या बनाया गया? इस एक्ट में सबसे पहला कदम, पॉइंट बनाकर लिख लेना आप ये चीज, इस एक्ट में सबसे पहले ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, याद रखना, जो बंगाल का गवर्नर होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा उसे, है ना। यानी कि एक नया शब्द जोड़ दिया, गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर का शासन सिर्फ किस में रहता है? बंगाल के अंदर रहता है। लेकिन इसका शासन कहां कहां पर रहेगा? आप कहेंगे सर इसका शासन रहेगा बंगाल के अंदर, प्लस इसका शासन रहेगा मद्रास के अंदर, प्लस इसका शासन रहेगा बॉम्बे प्रांत के अंदर। तो ये तीन प्रांत भी इसके अंडर आ गए। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? आपके पहले जो गवर्नर जनरल बने वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंगस। अब शायद आपको और क्लियर हो गया होगा कि सर ने ये बात मुझे पहले क्यों बताई थी कि इन तीनों पदों में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी मैंने बताया था, बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे, ये भी आप लिख लेंगे दोबारा से, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई, यहां तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है पहला कानून, पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि इसके माध्यम से बंगाल के अंदर अंग्रेजी सरकार अपने शासन को रेगुलेट करना चाहती थी। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको, उसके पद को समाप्त करके इन्होंने एक जनरल शब्द और उसके साथ लगाया और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। ठीक है भाई, यहां तक हमें दिक्कत नहीं है। इसी नियम के तहत एक काम और हुआ, दूसरा पॉइंट लिख लेना। इसी नियम के तहत यह हुआ कि 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। आजादी से पहले बना था दोस्त, याद रखना, उच्चतम न्यायालय आप इसे कहते हैं। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना, रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट एक साल बाद, याद रखना। और ये कहां पर बनाया गया ये भी आप याद रखेंगे, कलकत्ता के अंदर इसको बनाया गया था। कलकत्ता किसकी राजधानी है आज के समय? आपको पता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। यहां तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अब निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। याद रखना, अब वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, सारा व्यापार कंपनी की तरफ से ही कर सकते हैं। निजी पर्सनली वो कुछ चीज खरीद या बेच नहीं सकते, मार्केट के अंदर अपना व्यापार नहीं कर सकते। ये बात कौन से कानून से आई थी? इसी कानून से आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि यहां पर इनके व्यवहार को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, इनके व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि सवाल एक ये भी बनता है कि जब पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 कोलकाता में, तो इसके पहले न्यायाधीश कौन बने दोस्त, है ना। पहले न्यायाधीश कौन बने, ये चीज भी आपको याद रखनी है, पहले न्यायाधीश। और पहले न्यायाधीश जो आपके बने वो बने कौन? इम्पे साहब। कौन बने? इम्पे साहब, याद रखना। तो उम्मीद है आपको पहला एक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। हालांकि इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी दोस्त, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में, याद रखना, 1781 के अंदर एक नया एक्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। क्या कहते हैं? सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया था, सिर्फ इसलिए बनाया गया था 8 साल बाद, ताकि इसकी कमियां हटाई जा सके।
इस कानून के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां उनको समाप्त करने के लिए एक्ट बनाया था, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई, यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी यदि आप नए और कंटेंट को बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका पहला बहुत प्यारा और बहुत ही आसान मैंने आपको कानून समझा दिया है। ठीक है, इस कानून में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और नए कानून की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में बाकायदा इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कानून नंबर सेकंड पर। भाई कानून नंबर जो सेकंड है वो और भी इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूं और भी ज्यादा आसान है कानून नंबर सेकंड। ठीक है, क्यों है आसान उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा कानून है आपका, ध्यान से सुनना, दूसरा कानून है आपका 1784 का, है ना। 1784 में आपका आया कौन सा कानून? 1784 में आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इसे क्या कहते हैं दोस्त, याद रखना, इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका 1784 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से भारत के अंदर दोहरा शासन शुरू हुआ दोस्त, याद रखना, दोहरा शासन। ठीक है, दोहरा शासन पद्धति आप समझते होंगे। दोहरे शासन पद्धति में यह होता है कि नवाब भी होगा और साथ साथ आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करेगी, दोनों मिलकर शासन करेंगे। और यहां पर एक बनाया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा, साथ साथ एक बनाया जाएगा इस कानून के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अब इन दोनों बोर्ड्स में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस कानून में कहा गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में दो बोर्ड बनाए जाएंगे, एक जो व्यापार को संभालेगा, ट्रेड को, वो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी के होते हैं आपको पता है डायरेक्टर्स। और उसी तरीके से जो पॉलिटिक्स को संभालेगा, जो राजनीति को संभालेगा, वो होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शायद ही आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई होगी। ठीक है भाई, आगे चलें, समझने की कोशिश करें। ठीक, ये एक्ट किसके बाद आया था ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। ये भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोहरे शासन में मैंने आपको भी बता दिया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। ठीक है, अब ये ट्रेड को संभाल रहा है तो सारे पॉलिटिकल मुद्दों को संभाल रहा है, इसलिए इसे दोहरा शासन कहा गया। दोहरा शासन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग निकाय बना दिए गए हैं, दो अलग अलग संस्थाएं बना दी गई हैं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अब आ जाते हैं एक्ट नंबर थर्ड पे। भाई एक्ट नंबर थर्ड को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट हमें क्लियर हो गया। चलिए, इसके अलावा फिर आता है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। ये पहला चार्टर एक्ट था जो कब आया आपका, 1793 में आया। इस एक्ट में सिर्फ एक बात जो सबसे अहम कही गई वो ये कह गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, उनकी सैलरीज जो हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो कहां से दी जाएंगी, याद रखना, उनकी सैलरीज दी जाएंगी आपके इंडियन रेवेन्यू से। यानी कि भारत के अंदर जो भी राजस्व वसूला जा रहा है, भारत के अंदर जो भी कर वसूला जा रहा है, वहीं से ही इनकी सैलरी दी जाएंगी। ये बात कही गई सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1793 के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को? आप कहेंगे नहीं से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब आगे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका जस्ट 20 साल बाद, 20 साल बाद 1813 के आसपास आपका एक और चार्टर एक्ट आया। ठीक है दोस्त, एक और चार्टर एक्ट आया जिसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत के अंदर व्यापार पर एकाधिकार मिला हुआ है, देखिए मैं लिखूंगा थोड़ा कम बताऊंगा ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर जो मोनोपोली यानी कि एकाधिकार मिला हुआ है, उसे अब ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और यह कहा कि बाकी कंपनियां भी यहां पर क्या कर सकती हैं, भारत के अंदर आकर व्यापार कर सकती हैं। बाकी कंपनियों को यहां पर आजादी मिली, इसलिए चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि इस वाले चार्टर एक्ट में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था 20 सालों के लिए, है ना, ये आपको पता ही होगा। चलो भाई, यहां तक दिक्कत हमें नहीं है। ये है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, इंपोर्टेंट में सारे एक्ट आपको यहां पर बताता चल रहा हूं। ठीक, अब इसी के जस्ट बाद देख लो 20-20 साल के डिफरेंस से आप इन्हें याद कर सकते हैं। 20 साल बाद ये वाला एक्ट आपका आया 20 ईयर्स लेटर, है ना। और इसी के जस्ट 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आया 1793, 1813 और 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट कंपनी ने क्या किया था, लागू किया था, याद रखना। एक और चार्टर एक्ट कंपनी लेके आई थी।
और इस एक्ट के माध्यम से ये कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड राइट्स हैं, याद रखना, जितने भी व्यापारिक अधिकार हैं वो नहीं होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन संभालेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन तो संभालेगी, लेकिन उसके पास कोई भी ट्रेड राइट अब नहीं होगा। ट्रेड राइट यानी व्यापार वो नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासन संभालेगी। ये आपको याद रखना है। अब इस एक्ट की सबसे खास बात क्या है वो लिख लेना, मैं आप ब्लू से लिख देता हूं। इसी एक्ट के अंदर एक सबसे खास बात हुई दोस्त, उसे मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, खास बात ये हुई कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, अब उनका पद समाप्त कर दिया गया और उन्हें बना दिया गया इंडियन गवर्नर जनरल, है ना, इंडियन गवर्नर जनरल। मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक नया पद बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल हट गया, अब इंडियन गवर्नर जनरल। वो इसलिए भी क्योंकि अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ब्रिटिश प्रांत थे, इसलिए पूरी इंडिया का एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो भी मैंने आपको बताया था, उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए दोस्त, यहां तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, इंपॉर्टेंट ये कि बेंटिक के समय ही लगभग 1843 के अंदर, 1843 के अंदर दास प्रथा को भारत के अंदर समाप्त किया गया था, दास प्रथा को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन जाता है। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ा दिए भाई, है ना। अभी काफी एक्ट आपके बचे हुए हैं। वैसे हम भले इस क्लास को 2 पार्ट में कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कराऊंगा सारे एक्ट। ठीक है भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं। मैंने आपको 5 एक्ट बता दिए। अब थोड़ा सा यदि हम आगे चलें तो एक्ट नंबर देखिए 6। एक्ट नंबर 6 देखिए, 6 में आता है आपका जस्ट 20 साल बाद का फिर से एक एक्ट आएगा, है ना। चार्टर एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 1853 का एक चार्टर एक्ट और आया। और इंपोर्टेंट सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस एक्ट में इंपोर्टेंट क्या हुआ? इस एक्ट में इंपोर्टेंट बात ये हुई दोस्त कि यहां पर ये कहा गया कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मेंबर्स होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स होंगे, उनके कॉम्पिटिटिव परीक्षा ली जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से वो चुने जाएंगे। अब यहाँ पर नेपोटिज्म समाप्त हो जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाएंगे। ये बात यहाँ पर हुई। एक्ट नंबर 7, एक्ट नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और आज की क्लास का हमारा लास्ट एक्ट होने वाला है, बाकी के एक्ट मैं आपको कल की क्लास के अंदर कराऊंगा। इसे कहते हैं भारत भारत शासन अधिनियम, है ना। भारत शासन अधिनियम जो है आपका, ये आया था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1858 में ये आया था। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस कानून को इसलिए कहता हूं दोस्त, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये आया था 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति के बाद या 1857 की क्रांति के समय भारत के, आप कहेंगे गवर्नर जनरल या फिर वॉयसरॉय कौन थे, तो दोनों ही में ही नाम आएगा आपका कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हाल फिलहाल में डीएसएसबी में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो अभी तक, अभी हमने पढ़ा था 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। लेकिन अब ये कहा गया कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल का पद है वो अब नहीं होगा, अब इसकी जगह पर एक नया पद बनाया जाएगा, वॉइसरॉय का। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम को सफल तरीके से सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे थे, तो सारी पावर्स किसने ले ली? सारी पावर्स अब ब्रिटिश संसद ने ले ली। तो इसलिए यहाँ पर वायसराय का पद बनाया गया और पहले जो वायसराय बने वो आपके बने लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है भाई, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय भी थे, याद रखना, यही फर्स्ट वायसराय भी थे और यही लास्ट भारत के गवर्नर जनरल भी थे। यही भारत के गवर्नर जनरल भी थे, लास्ट जनरल। ठीक है दोस्त, याद रहेगा आपको? इतना जल्दी बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें याद रहेगा। ठीक, तो इस एक्ट में एक तो ये काम हुआ कि गवर्नर जनरल का पद हट गया और वायसराय का पद आ गया, इस बात पे आप स्टार लगा लेना। दूसरा क्या काम हुआ, अब उसे लिख लीजिए ध्यान से। दूसरा इसके अंदर ये हुआ कि शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं चलाएगी, बल्कि शासन चलाएगा ब्रिटिश ताज या फिर डायरेक्ट आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार, है ना। ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश ताज जो है, रानी का शासन पूरी तरीके से भारत में अब चलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा इस कानून के तहत जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट का जो पद होता था भारत के अंदर नाम मात्र का, उस मुगल सम्राट के पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और लास्ट जो मुगल सम्राट थे हमारे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर,
बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड को पकड़ लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी कुछ समय बाद मौत हो गई। चलिए भाई, ये बात हमें याद रखनी है कि लास्ट मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। मुगल सम्राट का पद भी यहां पर हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ब्रिटेन का शासन हो गया, मुगल सम्राट का पद हट गया, वायसराय का पद बन गया और गवर्नर जनरल का पद हट गया है। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब नया क्या हुआ इसके अंदर, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक और नया पद इन्होंने बनाया, जिसे हम कहते हैं स्टेट सेक्रेटरी। देख लेना, ध्यान से लिख लेना इसको, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का इन्होंने यहां पर एक नया पद बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं भारत का सचिव होता था, है ना, भारत का सचिव होता था। और एक तरीके से आप कहेंगे अंग्रेजी सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी, इसे ही मानो आप, है ना। वायसराय से ज्यादा पावरफुल कई बार ये होता था, अंग्रेजी सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो भारत सरकार अधिनियम तक आज हम कहानी को छोड़ेंगे। इसके बाद के आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1873, 1861, ठीक है। इसके अलावा 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जितने भी बचे हैं आपके सारे, वो कल की क्लास में मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश दोस्त करूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही छोड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।